आपकी ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अपनी इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे आपके पेपर मानव भूगोल के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में, और सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि सिद्धांतों में नंबर 1 आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो कि अपन पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे। नेक्स्ट अपन अध्ययन करते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी आज की अपनी इस क्लास का टॉपिक जो है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता सिद्धांत के अनुसार मानव भूगोल का जो ये मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पे व्याप्त या आप कहेंगे कि इस वातावरण में व्याप्त जो भी तत्व है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन अवस्था में हो, वो सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। इट मीन्स उन सभी का आपस में क्या है, एक अंतर संबंध है, और इस अंतर संबंध के द्वारा ही वो एक दूसरे पे प्रभावित भी है और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। जैसा कि आप इस नाम से भी समझ पा रहे हैं, पार्थिव एकता क्या है, पार्थिव एकता यानी अपने यहाँ इस संपूर्ण वातावरण में व्याप्त, मैंने कहा चाहे वो जड़ अवस्था में हो चाहे वो चेतन अवस्था में हो, ये सारे तत्व क्या है, आपस में इंटर रिलेशनशिप इनमें है, अंतर संबंध इनमें है, और इस अंतर संबंध के आधार पर ही इनकी क्रियाएं भी निर्धारित हैं। इसका उदाहरण अपन स्वयं पृथ्वी को भी मान सकते हैं, यानी पृथ्वी जो है वो अपने वायुमंडल में, या आप कहेंगे कि अपने सौर मंडल में व्याप्त सूर्य के साथ पृथ्वी का रिलेशन है, सूर्य का पृथ्वी के साथ रिलेशन है, अपने सौर मंडल में स्थित चंद्रमा का सूर्य के साथ इफेक्ट है, सूर्य का चंद्रमा के साथ प्रभाव है, सूर्य का जहाँ चंद्रमा के साथ रिलेशन है वहीं चंद्रमा का रिलेशन किसके साथ है, पृथ्वी के साथ भी है। इसी प्रकार से पृथ्वी का चंद्रमा के साथ भी क्या है, एक संबंध है, यानी सभी तत्व जो हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या अपन मान सकते हैं कि एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। इसी सिद्धांत को अगर अपन समझते हैं, और समझने की इस कड़ी में अगर मैं आपको बताऊं कि अपनी पृथ्वी जो मैंने कहा कि एक इकाई है, और इस इकाई पे व्याप्त जो सभी तत्व हैं, ये सभी तत्व चाहे यहाँ व्याप्त वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, ये क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसे? जैसे कि आपने देखा या आपने अध्ययन किया हुआ है कि अपनी पृथ्वी पे भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसी जलवायु जिस क्षेत्र में है, जैसी जलवायु जिस क्षेत्र में है, उस जलवायु के अकॉर्डिंग ही वहाँ आपको वनस्पति मिलेगी, वहाँ आपको मृदा मिलेगी, वहाँ आपको जीव जंतु मिलेंगे, और इन जीव जंतुओं की क्रियाएं भी अलग अलग क्रियाएं होंगी, यानी इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही, इस जलवायु के अकॉर्डिंग ही इन सब जीव जंतुओं की क्या है, क्रियाएं होती है। उदाहरण के लिए अपनी पृथ्वी पे व्याप्त जो मृदा है, इस मृदा के निर्माण में अगर अपन समझें तो मुख्य रोल किसका होता है, वनस्पति का होता है। वनस्पति के अलावा इसको बनाने में मुख्य रोल किसका होता है, भूमि का होता है, यानी जहाँ जिस प्रकार की भूमि है वहाँ उसी प्रकार की मृदा भी पाई जाती है। जहाँ जिस प्रकार की वनस्पति है, उस वनस्पति के आधार पर ही उसी प्रकार की या उसी वनस्पति से बनी हुई या उसी वनस्पति की विशेषताओं के आधार पर ही बनी मृदा वहाँ पाई जाती है। इस भूमि के आधार पे आपने देखा कि मृदा के प्रकार भी भूमि की बनावट के आधार पे होते हैं, जैसे पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, यानी ये क्या है, सब अलग अलग इसके उदाहरण हैं। इन सब का आपस में क्या है, ये सारे जो पृथ्वी के तत्व हैं, इन सब का आपस में क्या है, एक आपस में आपसी संबंध है, या आप कहेंगे कि इनका एक आपसी अंतर संबंध है। जैसा कि जिस प्रकार की जलवायु जिस क्षेत्र में पाई जाएगी, उस क्षेत्र में रहने वाला जीव यानी इन
जीवों में अगर अपन माने स्वयं मनुष्य भी अगर अपन माने तो यह मानव जिस क्षेत्र में रह रहा है, उदाहरण के लिए विश्व के अफ्रीका महाद्वीप जो कि मरुस्थलीय जलवायु ज्यादातर रखता है, जहां मरुस्थल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उन मरुस्थलीय दशाओं के आधार पे वहां रहने वाला जो मानव है उसकी क्रियाएं उस आधार पे ही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस तरह की वनस्पति है, उस जलवायु के आधार पर ही वहां मृदा है, यानी वहां मरुस्थलीय मृदा है। वनस्पति की अगर अपन बात करें तो वनस्पति भी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति अपन जिसको कहते हैं, वो वनस्पति वहां पाई जाती है। कृषि कार्य भी वो एक संपन्न तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां की मृदा उस कृषि के योग्य नहीं है। तो इस आधार पे क्या है, इस मानव ने अपनी क्रियाओं को क्या किया है, उस क्षेत्र के आधार पे डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस प्रकार की क्रियाएं अपने जीवन यापन के लिए करना है। और इस क्रियाओं के साथ जो उसने अपना संबंध बनाया, जैसी जलवायु थी, जैसी मृदा थी, उसने वैसी ही क्रियाएं करनी शुरू कर दी। तो उसने क्या किया कि उस जलवायु के साथ जो एक संबंध बनाया, इसे क्या कहा जाता है, वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन यानी उसने उस वातावरण के साथ अपने आप को क्या किया है, समायोजित किया है, अपने आप को उस वातावरण के हिसाब से क्या किया है, एडजस्ट किया है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर व्याप्त जो तत्व हैं, चाहे वो भौतिक तत्व हो, चाहे वो प्राकृतिक तत्व हो। अपन ने यहाँ बात की भौतिक तत्वों की, या अपन ने बात की सॉरी प्राकृतिक तत्वों की। अगर अपन भौतिक तत्वों की भी बात करें, जैसा कि जिस प्रकार की वनस्पति वहां है, उदाहरण के लिए अगर वनस्पति आपको पाई जाती है मरुस्थलीय वनस्पति, इट मीन्स वहां जलवायु कैसी होगी, वहां मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। वहां मृदा कैसी होगी, वहां मरुस्थलीय प्रकार की मृदा या आप कहेंगे बंजर मृदा पाई जाएगी। वहां की भूमि कैसी होगी, वहां मरुस्थलीय भूमि या आप कहेंगे कि उबड़ खाबड़ रेतीली भूमि वहां पाई जाएगी। वहां जीव जंतु कैसे होंगे कि वहां जीव जंतु उस मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु ही वहां पाए जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव होते हैं, ध्रुवीय भालू उदाहरण के लिए, रैंडियर, ये सब क्या मरुस्थलीय जलवायु में रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। तो वहां के जीव जंतु भी उसी प्रकार के होंगे। यानी ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्व और भौतिक तत्व आपस में क्या है, संबंधित है। और यह सिद्धांत भी यही स्पष्ट करता है कि अपनी पृथ्वी पे व्याप्त जो सभी तत्व हैं वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। इसी आधार पे रेटचेल ने भी, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया कि मानव भूगोल के पिता किसको माना जाता है, रेटचेल को। और उनकी एक पुस्तक का नाम भी मैंने लिया था, और उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी। और रेटचेल ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत पार्थिव एकता सिद्धांत पे काफी जोर दिया है। उनका ये कहना है कि पृथ्वी पे व्याप्त भौतिक और प्राकृतिक तत्व आपस में क्या है, अंतर संबंध बनाए गए हैं। रेटचेल के अनुसार जो उन्होंने जोर दिया, उसी के आधार पे हम्बोल्ट महोदय ने भी, हम्बोल्ट जो कि भूगोलवेत्ता है, उन्होंने भी पार्थिव एकता सिद्धांत को समझाने पे काफी बल दिया है। इसके अलावा बर्गहोस, एक भूगोलवेत्ता है बर्गहोस, और उनकी एक पुस्तक है फिजिकल एटलस। भूगोलवेत्ता का नाम है बर्गहोस, और इनकी पुस्तक है फिजिकल एटलस। इन पुस्तकों के नाम आप साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको धीरे धीरे याद रहने लग जाए। फिजिकल एटलस। तो बर्गहोस महोदय ने भी अपनी इस पुस्तक फिजिकल एटलस के अंतर्गत क्या किया है, जलवायु और वनस्पति के संबंध को बताया है। इसको बताया है, जलवायु और वनस्पति के संबंध को बताया है बर्गहोस महोदय ने। यानी आप मान सकते हैं कि भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भी इस पार्थिव एकता सिद्धांत को समझाने पे क्या किया गया है, अपनी अपनी तरफ से प्रयास किए गए हैं, या इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का उन्होंने अपनी तरफ से योगदान दिया है।
इसके अलावा एक भूगोलवेत्ता आते हैं विडाल डी लाब्लास। कौन आते हैं? विडाल डी लाब्लास। उनकी पुस्तक का जो नाम है वो है एजेंट। विडाल डी लाब्लास महोदय की पुस्तक का नाम है एजेंट ब्लास और इनकी पुस्तक है एजेंट। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने समझाने का जो प्रयास किया है वो किया है राजनीतिक मानचित्र, यानी अपने भूगोल के अंतर्गत अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं या मैप जो होते हैं उनमें से उन्होंने समझाया है कि जो राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप जो होते हैं उस पॉलिटिकल मैप को समझने के लिए अपने को वहां का क्या है फिजिकल या भौतिक मानचित्र का भी नॉलेज होना चाहिए। भौतिक मानचित्र या अपन कहते हैं फिजिकल मानचित्र, यानी ब्लास महोदय का कहना है कि राजनीतिक मैप को पढ़ने के लिए वहां की भौतिक दशाओं का या अपन कहेंगे कि वहां की जो प्राकृतिक मानचित्र है, सॉरी भौतिक या अपन कहेंगे कि प्राकृतिक मानचित्र है उसका अध्ययन भी अपन क्या करेंगे साथ साथ करेंगे, या कहेंगे कि प्राकृतिक मानचित्र के अलावा या अपन कहेंगे प्राकृतिक मानचित्र के बिना राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करना क्या है असंभव है। ऐसा किसने कहा है? ब्लास ने कहा है। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? एजेंट नामक पुस्तक के अंतर्गत। इस प्रकार से अपन यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक तत्व हो या सांस्कृतिक तत्व हो, ये सारे आपस में क्या है एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं, या अपन कहेंगे कि ये एक एकता के रूप में यहाँ व्याप्त है और यह एकता भी अगर उनमें नहीं हो तो उनका यहाँ विद्यमान रहना भी पॉसिबल नहीं है। इस वातावरण में रहना भी उनके लिए क्या है असंभव है। इसके अलावा भी अगर अपन देखें कि कुछ एक ऐसे बिंदु जिसके द्वारा अपन इस सिद्धांत को समझ सकते हैं कि जो ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व है जो आपस में एक संबंध बनाए हुए हैं, ये आपसी संबंध जो इनके हैं ये किस आधार पे अपन स्पष्ट कर सकते हैं, तो वो पहला पॉइंट अपना आता है जलवायु निर्धारण में। जलवायु निर्धारण, जलवायु निर्धारण, इसका उदाहरण मैंने आपको अभी समझाया था कि पृथ्वी पे व्याप्त अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु का निर्धारण भी वहाँ कोई भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की अपन अगर बात करें तो उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण कैसे होगा कि वहाँ सूर्य तप की उपलब्धता कैसी है, उस क्षेत्र की लोकेशन या आप कहेंगे कि स्थिति या आप कहेंगे कि अक्षांशीय स्थिति क्या है। जैसा कि अपनी पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम या आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल रूप में फैली हुई या खींची हुई जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको अपन क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र की स्थिति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? स्थिति को। और इन अक्षांशों के आधार पर अपनी संपूर्ण पृथ्वी को या कहेंगे कि ग्लोब को अलग अलग अक्षांश या पेटियों में भी बांटा गया है। और ये पेटियां कैसे निर्धारित हुई है? सूर्य से आने वाली किरणों के आधार पे, सूर्य से आने वाली किरणों के आधार पे। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री रेखा से लेकर के 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते जाते क्या हो जाता है, इनमें तिरछापन हो जाता है। तो सूर्य तप की उपलब्धता के आधार पर इसको अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उस क्षेत्र में सूर्य तप की उपलब्धता क्या है, उस क्षेत्र में होने वाली जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है, या अपन कहेंगे कि बहुत बार ये होता है कि सूर्य की उपलब्धता के साथ साथ उस क्षेत्र की धरातल या तल से ऊंचाई कितनी है वो भी उस क्षेत्र की पर्टिकुलर जलवायु निर्धारण में क्या करती है, सहायता करती है। नंबर 2 जो टॉपिक आता है वो आता है नदियों द्वारा बनाए गए मैदान। नदियों द्वारा बनाए गए मैदान, यानी कोई भी एक नदी
जब वो अपने उद्गम स्थल से निकल करके, या आप समझे कि वो पहाड़ों से निकलने के बाद जब वो नदी कटाव करती हुई धरातलीय तल पर आती है, और धरातलीय तल पे आती हुई उस नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान है, उस मैदान पे किसका इफेक्ट आता है कि उस नदी का बहाव क्या है, उस नदी का ढाल कैसा है, उस नदी का उद्गम जिससे हुआ है वो पर्वत श्रृंखला कैसी है, ये सब किसको डिसाइड करते हैं या किसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो नदियों द्वारा बनाए गए मैदान के ऊपर इन सब का क्या आता है, असर आता है। यानी अपन यह कह सकते हैं कि नदी के द्वारा जो बनने वाला मैदान है वो किसके साथ इंटररिलेशन बनाए गए हैं, उस नदी के ढाल के ऊपर, उस पर्वत श्रृंखला से जिससे वो निकली है उसके ऊपर। तो ये क्या है, इनका आपस में एक संबंध है। नेक्स्ट अपन अध्ययन करते हैं वनस्पति प्रदेश। वनस्पति प्रदेश कि किसी भी क्षेत्र में वनस्पति प्रदेश वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ की भूमि, उसके ऊपर डिपेंड करती है वहाँ की वनस्पति, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पर्टिकुलर अपन उस वनस्पति प्रदेश का क्या देते हैं, नाम देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो आता है कि किसी प्रदेश में पशुपालन, कि किस प्रकार का पशुपालन किया जाए, किसी प्रदेश में किस प्रकार का पशुपालन किया जाए, जिस प्रकार की वहाँ जलवायु होगी, जैसा वहाँ धरातल होगा, जिस प्रकार की वहाँ भूमि होगी, जिस प्रकार की वहाँ मृदा होगी, इन सब विशेषताओं के आधार पर ही पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में उसी प्रकार का पशुपालन किया जाएगा। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय जीव जंतु, ऐसे जंतु जिनको बहुत दिनों तक पानी की भी आवश्यकता नहीं हो या बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता हो, वहाँ की वो जलवायु को सहन कर सके, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले ध्रुवीय भालू, रेंडियर, इस प्रकार के ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों का पालन किया जाएगा। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं तो वो आता है कृषि फसलों का निर्धारण। कृषि फसलों का निर्धारण, कृषि फसलों का निर्धारण, जिस प्रकार से पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में किए जाने वाले पशुपालन के बारे में अपन ये निर्धारित करते हैं कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ की भूमि के आधार पे किस प्रकार का पशुपालन किया जाए, तो उसी प्रकार से वहाँ उत्पादन कौन सी फसलों का किया जाए, कौन सी फसलों की कृषि की जाए कि वो उसका उत्पादन वहाँ से अच्छी मात्रा में हो सके, तो वो भी वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ के धरातल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है मानव के भोजन करने की आदत। नंबर 6 जो आता है वो आता है मानव के भोजन की आदत, भोजन करने की आदत। यानी पर्टिकुलर अपन किसी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो उसमें निवास करने वाला जो मानवीय वर्ग है, वहाँ उस मानवीय वर्ग को किस प्रकार के भोजन करने की आदत है। उदाहरण के लिए अपने भारत देश का ही उदाहरण अगर मैं यहाँ लूँ तो अपने भारत देश के पश्चिमी बंगाल में लोगों को मच्छी और चावल खाना पसंद है, तो वहीं अपने भारत देश के ही राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य का पर्टिकुलर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग यानी पश्चिमी भाग जो है उसमें लोगों को मोटे अनाज खाने की क्या है, आदत है। उनकी यह आदत भी किस आधार पे बनी कि उनके आसपास की किस प्रकार की जलवायु है, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, किस प्रकार का वहाँ धरातल है, कैसी मृदा है, उसके आधार पर ही उन लोगों का क्या हो जाती है, भोजन करने की आदत बन जाती है। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है जनसंख्या वितरण। क्या आता है, जनसंख्या वितरण, कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण भी डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ की भूमि के ऊपर। क्यों? क्योंकि जहाँ मनुष्य रहता है उसको वहाँ अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के भी साधन उपलब्ध होने चाहिए, वहीं वो मनुष्य रहना क्या करेगा, पसंद करेगा, या अपना निवास भी वो उसी क्षेत्र में बनाएगा। उदाहरण के लिए अपने भारत देश में
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, यानी वितरण के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं घनत्व की भी, तो सबसे ज़्यादा घनत्व आता है बिहार राज्य का, जबकि सबसे कम आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो बिहार में घनत्व ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ मैदानी भाग है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा निर्मित भाग है, तो वहाँ कृषि भी अत्यधिक मात्रा में होती है, वहाँ लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न अच्छी मात्रा में मिलते हैं, कार्य करने के लिए आर्थिक क्रियाएं भी उनको अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं। तो इसी कारण क्या है कि उसी क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं, या जनसंख्या वितरण और घनत्व भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है जहां उसके अनुकूल क्या हो, परिस्थितियां हो। इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है वो ये स्पष्ट करता है कि अपनी पृथ्वी पे व्याप्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ये तत्व क्या है, आपस में एक अंतर संबंध बनाए हुए हैं। इनमें आपस में क्या है, एक एकता है, और इसी एकता के आधार पर ही ये अपनी क्रियाएं संपन्न करते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित एक दूसरे से होते भी हैं। इस प्रकार अपन ने अध्ययन किया पार्थिव एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नंबर 3, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का सिद्धांत, पिछले सिद्धांत में अपन ने अध्ययन किया था कि पृथ्वी पे व्याप्त जो तत्व हैं, चाहे वो भौतिक तत्व हो, चाहे वो सामाजिक तत्व हो, ये सभी क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ एक एकता बनाए हुए हैं। तो उसी एकता के आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि यह मनुष्य जहाँ रहता है या जीव जंतु जहाँ रहते हैं या प्रकृति में व्याप्त जो वनस्पति है, ये वनस्पति भी अपने आसपास के वातावरण के साथ क्या है, समायोजन बनाए हुए हैं। वातावरण समायोजन की अगर अपन बात करें तो इसमें दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? दो घटक। एक होता है अनुकूलन और एक होता है रूपांतरण। यानी अनुकूलन और रूपांतरण, इन दोनों में क्या फर्क है? तो आप समझिए, अनुकूलन का मतलब है कि उदाहरण के लिए अगर ठंडे प्रदेशों में से आए हुआ कोई परिवार, यूरोप के भी ठंडे प्रदेशों में, जर्मनी से, यहाँ से आए हुआ कोई एक परिवार अपने भारत देश के दक्षिणी भाग के कोई भी स्टेट, उदाहरण ले लीजिए तमिलनाडु का, उस तमिलनाडु राज्य में वो परिवार रहने लग जाए, तो आप ये सोचिए कि वो आया तो कहाँ से है? ठंडे प्रदेश से आया है। और आने के बाद उसको यहाँ के मौसम का अगर पता चले तो वो क्या है, एक गर्म मौसम है, तो यहाँ की गर्मी क्या है, उसको सहन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हर समय जो रहते हैं उन कौन से क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, कहाँ की बजाय, तमिलनाडु की बजाय। तो वो जब वहाँ रहेंगे कंटिन्यू 8-10 साल, फॉर एग्जाम्पल 10-12 साल रहेंगे, तो शुरू के जो 1-2 साल होंगे वो उनके लिए काफ़ी असहनीय होंगे, क्योंकि उनको वो गर्मी क्या होगी, सहन नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करेंगे, उनका शरीर उस गर्मी को सहन करने लग जाएगा। जितना उनको पहली गर्मी में एहसास होता है उतना उनको नेक्स्ट गर्मी में नहीं होगा, जितना नेक्स्ट में होगा उसको उतना एहसास तीसरी गर्मी में नहीं होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उनका शरीर उसके अनुकूल हो जाएगा, यानी वो वहाँ के उस मौसम को भी सहन करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप उदाहरण ले लीजिए कि वहाँ के जो लोग थे उनमें रहन सहन भी उनको, जब वो आते हैं तो यूरोप के उस देश, जर्मनी के देश का रहन सहन अलग तरीके का होगा। यहाँ तमिलनाडु के कोई परिवार वहाँ रहता है या उसके समाज में जहाँ वो रहते हैं तो उसका रहन सहन और तरीके का होगा। तो वो क्या है कि शुरू में उनको अलग एक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो उसके अनुसार अपने आप को ढाल देंगे, या आप कहेंगे कि अपने आप को अनुकूलित उनके साथ कर लेंगे। लेकिन रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है कि यहाँ तो उन्होंने क्या किया था, अपने आप को ढाला था उनके अकॉर्डिंग,
लेकिन आप ये देखो कि वो जब वहाँ जर्मनी में रहते थे तो वहाँ एनी टाइम ये मान लो कि आप थोड़े से मोटे कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो क्या था, ठंडा प्रदेश था। लेकिन यहाँ जब आए और खासकर गर्मी के मौसम में, तो वो क्या करेंगे कि अपने आप को अनुकूलित करेंगे किस हिसाब से कि कुछ तो उनकी बॉडी उनका शरीर जो है वो उस गर्मी को सहन करने लग जाएगा, और कुछ वो क्या करेंगे कि जहाँ मोटे कपड़े पहनते थे या आप कहें कि सिंथेटिक कपड़े पहनते थे, उसकी जगह वो क्या पहनने लग जाएंगे, सूती कपड़े पहनने लग जाएंगे। क्या पहनेंगे, सूती कपड़े पहनेंगे। यानी उन्होंने क्या किया है, रूपांतरण किया है। अगर समाज की अपन बात करें तो ये यहाँ वो रहते हुए अपने कोई त्योहार बनाएंगे, अपने रीति रिवाज मनाएंगे, तो उनको लगेगा कि यार ये रीति रिवाज तो सिर्फ अपने ही परिवार में चल रहा है, वो बाकी परिवार कोई त्योहार अपना मना रहा होगा, लेकिन ये अपने उस समय क्या करेंगे, कुछ भी इनके क्रियाएं अपने घर में नहीं होंगी। लेकिन और ये जब कुछ त्योहार मना रहे होंगे, कुछ रीति रिवाज निभा रहे होंगे, तो अन्य परिवारों में या उनके समाज में वो क्रियाएं नहीं होंगी। तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे उन वाले प्रोग्राम में जाना शुरू करेंगे, उनके साथ ये एंजॉय करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको भी तो क्या है कि सबके साथ मनोरंजन करने की आदत वहाँ थी, तो यहाँ भी इनको चाहिए। तो ये अपने आप को क्या करेंगे, धीरे धीरे उनके साथ ढालेंगे। यहाँ जो इनको स्टार्टिंग में तमिल की भाषा समझ नहीं आती थी, वहाँ ये धीरे धीरे क्या करेंगे, तमिल की भाषा सीखेंगे। यानी उन्होंने क्या किया, अपने भाषा में क्या किया, रूपांतरण किया। क्या किया, भाषा रूपांतरण। यानी पूरी भी अगर नहीं तो वो कुछ ना कुछ तमिल शब्द सीखेंगे, ताकि उनका काम एक बार में चल सके। और करते करते वो जहाँ शुरू में कुछ कुछ शब्द तमिल के सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक सेंटेंस भी, एक लाइन भी, एक वाक्य भी बोलने लग जाएंगे। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, अपना भाषा रूपांतरण किया। उनके त्योहार वो बनाने लग गए। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक रूपांतरण किया। यानी उनकी संस्कृति को उन्होंने धीरे धीरे अपना लिया, उनके साथ मनोरंजन करने लग गए, उनके त्योहारों में वो जाने लग गए। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, रूपांतरण किया किसका, अपनी संस्कृति का। तो इस प्रकार अपने आप को ढाल लेना क्या होता है, अनुकूलन होता है। लेकिन अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना, लेकिन एक परिवर्तन करते हुए, वो क्या होता है, रूपांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार अपनी पृथ्वी पे व्याप्त जो भी तत्व हैं, ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ जहाँ एकता बनाए हुए हैं, तो वहाँ उस वातावरण के साथ समायोजन भी किए हुए हैं। तो यह सिद्धांत अपने को यही समझाता है कि वातावरण समायोजन की जो तत्व हैं वो एक दूसरे के साथ निर्धारित होते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए भी वातावरण के साथ भी उन्होंने समायोजन किया हुआ है। ये था अपने मानव भूगोल का सिद्धांत, कौन सा, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और आज के क्लास में जो सिद्धांत अपन ने अध्ययन किए, उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज की ये क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।